गुड मॉर्निंग क्लास 12। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लिखी थी किसने लिखी थी? रघुवीर सहाय ने। और अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5 सहर्ष स्वीकारा है कविता। ये लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। देखिए, प्रस्तुत कविता में नई कविता के जो प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने जीवन के अनुभवों को हम सबके साथ बांटते हुए दिखाई देते हैं। कवि कहता है कि उसके जीवन की समस्त कमजोरियां, उपलब्धियों में उसका अज्ञात प्रेमी उसके साथ रहा है। कवि अपने अज्ञात प्रेमी के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा है। कवि इस प्रेम के और उसके अप्रत्यक्ष आच्छादन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि इसने उसे कमजोर और असहाय बना दिया है। जीवंतता पाने की चाह में वह उस अज्ञात को भूलना चाहता है। यद्यपि ऐसा करना उसके लिए दंड के समान है, पर वह दंड झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि वह जानता है कि इस कार्य में भी उसे वह का साथ अवश्य मिलेगा और वह यह सब सहजता से कर पाएगा। ठीक है, देखो, उनकी कविता जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गबरीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो प्रस्तुत जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि उसे जीवन की जो प्रत्येक स्थिति है वह स्वीकार्य है। कवि ने स्पष्ट कहा है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। चाहे वह गरीबी हो, अनुभव या विचार, बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता, यह सब उसके लिए क्या है? नए हैं, अभिनव हैं और मौलिक भी हैं। ये सभी सामान्य नहीं हैं, बल्कि विशिष्ट हैं। यह गरीबी गर्वीली है, स्वाभिमान प्रदायनी है, ये अनुभव गंभीर हैं, ये वैभवशाली हैं। कवि इन सबको हर्ष के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देखता है, और ना ही वह अपने आप को स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके देख सकता है, और वह अपने प्रिय से इतना घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है। और कवि की सभी स्थितियों को प्यार करती है। प्रिय को सभी चीज़ें प्यारी होने के कारण ही वे कवि को भी सहर्ष स्वीकार हैं। अब यह कवि की अनसुनी, अनदेखी, अनजानी प्रिय कौन है, यह कविता पढ़ के आप अपने अनुभव के हिसाब से जानें, क्योंकि शैली कवि की आत्मकथात्मक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अधिकांश कवि क्या करते हैं, अपनी जो कविताएं हैं उनमें उनको आत्मकथात्मक रूप में लिखते हैं। आगे देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है,
मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रिय से स्वयं के संबंधों को व्याख्यायित करता है। कवि कहता है कि मुझे स्वयं पता नहीं कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है, कोई झरना है जिससे मैं प्रेम को, स्नेह को, आत्मीयता को जितना अधिक उड़ेलता जाता हूँ वह फिर से बार बार भर जाता है। मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता जाता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रिय को अपनी आत्मीयता, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए यह स्पष्ट करता है कि अपने प्रिय के प्रति उसके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार, संवेदनाएं आदि भरी पड़ी हैं। उसके अंदर आत्मीयता एवं प्रेम का अक्षय स्रोत है जिसे वह जितना भी बाहर निकालता है वह फिर से पूरी तरह भर जाता है। अंदर अक्षय स्रोत और बाहर प्रिय का मुस्काता खिलता चेहरा उसे पूरी तरह आच्छादित किए रहता है। तो काव्य सौंदर्य, इस काव्यांश से क्या पता चलता है कि कवि का सर्वाधिक प्रिय एक अज्ञात व्यक्ति है। जो कवि का सबसे प्रिय है वह कोई अज्ञात व्यक्ति है। यह उसकी प्रेयसी भी हो सकती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप कविता को पढ़कर सुनकर अनुमान लगाएं। और माँ भी हो सकती है। कविता में कवि ने उसको उजागर नहीं किया है कि वह कौन है, कोई उसका अभिन्न हिस्सा है जीवन का। उसकी प्रेयसी भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है, लेकिन वास्तव में वह कौन है यह एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि यह अत्यधिक प्रेरणादायक एवं कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का एकमात्र निर्माता है। कवि ने अपने जीवन का निर्माता कहा है उसको। वह जो भी है कवि ने उसको उस अपने जो जीवन है उस पर उसका पूर्ण अधिकार बताया है। और आगे देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहा लूं मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि प्रिय की आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पित कोमल भावनाओं से वह इतना विह्वल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझता। कवि कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है, उसे भूल जाने का। वह स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिण ध्रुव पर उपस्थित है, अर्थात वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहता है, जिसे अंधकार उसके शरीर, चेहरे, हृदय सभी जगह व्याप्त हो जाए। वह उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है, वह उसी में नहाना चाहता है ताकि वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी ग्लानि को व्यक्त करना चाहता है। कवि का हृदय इस बात से व्यथित है कि जिस प्रिय ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रत्युत्तर नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस न लौटा सका। आत्मकथात्मक एवं वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत आत्मानुभूति के कारण यह काव्यांश जो है काफ़ी प्रभावी हो चला है। बहुत ही प्रभावात्मक यह काव्यांश है, प्रभाव अपना डालता है पाठकों पर।
रूपक अलंकार भी यहाँ हम देखने को मिलते हैं और रौ वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है पंक्तियों में, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ होता है। भाषा में किसी प्रकार का बंधन नहीं है, भाषा बंधनों के से मुक्त है। ठीक है, अगला देखो, लंबी कविता है। आगे के 2 स्ट्रेंजर मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। तब तक आपको इतना समझना है और इसकी दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिए, ये भी और इसके बाद भी, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए हम इसको यहीं पर रोक लेते हैं। आगे की वीडियो आपको, आगे की जो इसकी स्टोरी है कवि की, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है।